ब्रांच अकाउंट में आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। आज का टॉपिक है फॉरेन ब्रांचेस। सो अभी तक हमने ब्रांच अकाउंट में क्या क्या देखा है। हमने देखा है कि एक हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस अलग अलग ब्रांचेस खोलता है जहां भी उसे अपना बिजनेस बढ़ाना होता है। तो कितनी भी ब्रांचेस वो खोल सकता है, लेकिन ये ब्रांचेस को हम दो टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती हैं जो पूरी तरीके से हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं गुड्स सेल करने के लिए, हर चीज़ के लिए, अपने खर्चे के लिए, सभी चीज़ों के लिए। वो खुद से कोई गुड्स नहीं खरीदते हैं, हेड ऑफिस उनको जो बेचता है वही वो आगे बेच देती हैं। कोई भी खर्चा होता है सारा उनका हेड ऑफिस की तरफ से आता है। वो खुद से बिल्कुल डिपेंडेंट होती है हेड ऑफिस पे। दूसरी ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो इनडिपेंडेंट होती हैं, तो ये पूरी तरीके से हेड ऑफिस के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं हर चीज़ के लिए। डिपेंडेंट ब्रांचेज जो है वो अपने कोई अकाउंट नहीं बनाती, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, हेड ऑफिस की बुक्स में ही बनता है, वो भी हेड ऑफिस बनाता है ब्रांच अकाउंट। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांचेज जहां होती हैं तो ये ब्रांच अपने खुद के भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, और इंडिपेंडेंट ब्रांचेज अपनी किताबों में हेड ऑफिस का अकाउंट भी बनाती हैं। ये अभी तक हमने देखा था। अब हम एक तीसरी टाइप की ब्रांच देखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच क्या होती है, इसके नाम से ही आप देख सकते हो, वो ब्रांच जो विदेश में खोली गई है। तो अगर आपका मान लीजिए इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, आप काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो और आप विदेश में अपनी एक ब्रांच खोल सकते हो, वहां आपको अपने कस्टमर दिखाई दे रहे हैं, तो आप वहां जो ब्रांच खोलोगे किसी भी देश में जो आपके देश से अलग है, उसको हम कहेंगे फॉरेन ब्रांच। जो फॉरेन ब्रांच होती है, देखिए इसकी अकाउंटिंग में फर्क तो कोई नहीं होगा, वही चीज है। हेड ऑफिस फॉरेन ब्रांच को गुड्स भेजेगी, फॉरेन ब्रांच उन गुड्स को आगे बेच देगी, कस्टमर से पैसा कलेक्ट करेगी, या तो कैश लेगी या डेटर बनेंगे तो डेटर से पैसा कलेक्ट करेगी, फिर वो पैसा वो हेड ऑफिस को भेजेगी। सारा काम सेम होता है। फर्क क्या होता है, सिर्फ फर्क होता है करेंसी का, क्योंकि हमारे देश में जो करेंसी चलती है वो विदेश में नहीं चलती है। हमारे देश की करेंसी रुपया है, लेकिन अगर आपने यूएस में खोल रखी है तो आपको यूएस डॉलर में वहां बिजनेस करेगी आपकी ब्रांच। अगर आपने यूके में खोल रखी है तो वहां पे उनका जो करेंसी है पाउंड, उसमें आपकी ब्रांच जो है वो काम करेगी। अगर कनाडा में खोल रखी है तो जो कैनेडियन डॉलर्स हैं उसमें आपकी ब्रांच काम करेगी, क्योंकि वहां के कस्टमर्स को उसको गुड्स भेजना है तो वहां के कस्टमर्स तो उनकी करेंसी में पैसा देंगे। और आपकी ब्रांच हेड ऑफिस के पास जब पैसा भेजेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे को, डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ पैसा भेजेगा तो रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस कन्वर्जन के अंदर ही जो है ना सारी की सारी यहाँ पे जो डिफरेंस है फॉरेन ब्रांच का और कंट्री की जो ब्रांच होती है उनका, वो सारा आता है। तो फॉरेन ब्रांचेस में जब कन्वर्जन किया जाता है तो कन्वर्जन कई तरीके से किया जाता है। दो टाइप की इसकी रेट हो सकती है, या तो आप फिक्स्ड रेट पे कन्वर्जन कर सकते हो। फिक्स्ड रेट का मतलब होता है कोई एक रेट आपने डिसाइड कर रखी है, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज है, और हर बार जब आप कन्वर्ट करते हो रुपए को डॉलर में या डॉलर को रुपए में या किसी भी और करेंसी में, तो उस फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंग आप करते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि फिक्स्ड रेट जो होती है वो हर बार नहीं आप अप्लाई कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए दो एक्सेप्शंस ले सकते हैं हम इसके। हेड ऑफिस के अकाउंट्स जो ब्रांच की ट्रायल बैलेंस में आपके आते हैं, उनको आपको एक्चुअल रेट के ऊपर दिखाना होता है। ये जो रेमिटेंसेस होते हैं, रेमिटेंसेस का मतलब होता है पैसा जो आपस में भेजा जाता है, उनको आपको एक्चुअल अमाउंट के ऊपर दिखाना होता है कि एक्चुअल में इतना पैसा भेजा गया था। इसके अलावा जो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज है ये सिर्फ तभी काम कर सकती है अगर मान लीजिए दो कंट्रीज की जो करेंसी है उनकी जो क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस, जो रेट ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है दोनों के बीच का, ठीक है। दोनों की रेट ऑफ एक्सचेंज जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उसी केस में आप क्या कर सकते हो, फिक्स रेट को अपना सकते हो। बट ये हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जहां फिक्स रेट नहीं हो सकती वहां पे फिर आती है फ्लेक्सिबल रेट या फ्लक्चुएटिंग रेट, हम बोल सकते हैं इसको। फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज होती है जो अकॉर्डिंग टू आइटम्स, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस चेंज होती है। सो अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग आप रेट लगाते हो। तीन टाइप की अपनी फ्लक्चुएटिंग रेट्स होती हैं। एक होती है आपकी ओपनिंग रेट, एक होती है आपकी क्लोजिंग रेट, और एक होती है हमारी इन दोनों का एवरेज, जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। ये तीनों रेट्स जो है वो अलग अलग आइटम्स के लिए, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के लिए लगती हैं।
किस आइटम के ऊपर कौन सी रेट लगेगी या कौन सी आइटम किस रेट के ऊपर जो है उसको एक्सचेंज किया जाएगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम रेट्स को दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है, फॉरेन ब्रांच है, मान लीजिए हमने यूएस में ब्रांच खोल रखी है, अब आपका हेड ऑफिस यहाँ है, आप यूएस ब्रांच के को गुड्स भेजेंगे, 50,000 रुपए के आपने गुड्स भेजे, वो 50,000 रुपए आपके लिए हैं, यूएस ब्रांच के लिए वो 50,000 नहीं है। ठीक है, वो तो बहुत ही कम, वो कुछ डॉलर्स हैं, वो तो कन्वर्ट होगी करेंसी, वो वहां पे कस्टमर को बेचेंगे, जो भी वो पैसा कलेक्ट करेंगे डॉलर्स में होगा, वो आपको भेजेंगे उनके हिसाब से। मान लीजिए वो आपको 50,000 डॉलर भेज रहे हैं, आपके लिए थोड़ी 50,000 डॉलर है, आपके लिए तो वो रुपए हैं, और उनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, $1 इतने रुपए के बराबर है, तो 50,000 डॉलर कितने रुपए के बराबर होंगे, इस तरीके से। तो ये कन्वर्जन करना पड़ता है। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज दोनों कंट्रीज के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है तो फिक्स रेट आप ले सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर आपको फ्लक्चुएटिंग रेट ही अपनानी पड़ेगी, जो 3 होती है, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एवरेज, और ये आपको दी हुई होती है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो, या फिर एवरेज जो भी होगा, अगर मिसिंग होगी तो हम उसको निकाल सकते हैं इक्वेशन की मदद से। अब कौन सी आइटम के ऊपर क्या रेट लगेगी ये देखेंगे हम। सो पहले ले लेते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो भी होती है आपकी, और फिक्स एसेट्स से रिलेटेड एक आइटम होती है हमारी डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन दोनों के ऊपर सेम रेट लगती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के ऊपर ही लगती है। तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू आप जिस भी रेट ऑफ एक्सचेंज की मदद से बदलेंगे, वही आपको डेप्रिसिएशन वाले पे भी अपनानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए फिक्स एसेट्स के टाइम पे आपको, जब भी आपने परचेज करी थी उस टाइम की आपको जो भी रेट दी हुई है, या कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था आप दोनों के बीच में उस दिन की कोई रेट दी हुई है, या फिर एक्चुअल कॉस्ट जो है फिक्स एसेट्स की, अगर इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ है तो फिक्स एसेट्स को हम उसी वैल्यू पे लिखेंगे। फिर से बता रही हूं मैं, फिक्स एसेट्स को हम नोट डाउन करेंगे उस रेट पर जो जिस टाइम आपने इसको खरीदा था, एट द टाइम ऑफ परचेज, तब जो प्रिवलेंट थी, उस टाइम पे जो भी रेट चल रही थी वो, या फिर जिस टाइम पे आपने जिससे खरीदा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर ये रेट अवेलेबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन की अगर रेट अवेलेबल है तो इस पे नोट किया जाएगा, या फिर जो इसके ऊपर एक्चुअल आपकी कॉस्ट आई थी उस पे आप इसको नोट कर दोगे। अगर तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो भी रेमिटेंस आपको आए थे आपके, ठीक है, आपने जो भी पैसा ट्रांसफर करा था बेसिकली उसकी, अगर इनमें से कोई भी रेट अवेलेबल नहीं है तो हम फिक्स्ड एसेट्स को ओपनिंग रेट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओपनिंग रेट, जिस रेट पे फिक्स्ड एसेट्स आपकी कन्वर्ट होती हैं सेम उसी रेट के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन भी कन्वर्ट होगी। सो मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगाई है तो डॉलर्स में वो कितना होगा, वो जो भी ओपनिंग रेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट करके देख लोगे। इसके बाद आती है हमारी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज भी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज होती है। नाउ फिक्स लाइबिलिटीज के ऊपर भी सेम वही रूल्स लागू होते हैं जो फिक्स एसेट्स के ऊपर होते हैं। जब आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई थी, जब आपकी लाइबिलिटी बनी थी, उस दिन जो रेट थी या तो वो रेट लगेगी, ठीक है। अगर वो रेट अवेलेबल नहीं है तो आप लाइबिलिटीज के ऊपर ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करोगे करेंसी को। ये चीज हमें ध्यान में रखनी। तो मान लीजिए जिस भी दिन लाइबिलिटी अराइज हुई थी उस दिन थी भी $1 की वैल्यू है 60 रुपए, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। नाउ इसके बाद हम आते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के ऊपर, और करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज दोनों की दोनों आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी डेट के ऊपर जो भी रेट आपकी प्रचलित थी उसमें कन्वर्ट होती है। और बैलेंस शीट हमें मालूम है कब बनती है, साल के आखिर में, यानी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को जो आप कन्वर्ट करोगे, इसकी करेंसी को कन्वर्ट करोगे, वो आपकी होगी क्लोजिंग रेट। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स एंड जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है आपकी, दोनों की केसेस में अगर फिक्स्ड एसेट्स का केस है तो जब आपने परचेज करी थी तब अगर तब की रेट दी हुई है उस पे करोगे,
या कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तब की रेट दी हुई है उस पर कन्वर्ट करोगे, या एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी आई थी फिक्स एसेट्स के लिए उस पर लिख दोगे। अगर कोई नहीं है तो ओपनिंग रेट। फिक्स लाइबिलिटीज की साइड पे भी जब आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी बनी थी तब जो रेट थी वो लिख दोगे, अगर वो नहीं है तो फिर ओपनिंग रेट पे हम कन्वर्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट पे रेट लग रही है चारों में से वही आप डेप्रिसिएशन पे लगाओगे। और करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, क्योंकि क्लोजिंग जो डेट होती है, जो बैलेंस शीट की डेट होती है, उस रेट पे उस दिन जो 31 मार्च को जो रेट अवेलेबल होती है उस पे कन्वर्ट होती है, इसीलिए इसे हम सीधा सीधा क्लोजिंग रेट के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ अब बारी आती है स्टॉक की। तो स्टॉक में हमारे दो टाइप के स्टॉक आते हैं, एक आता है आपका ओपनिंग स्टॉक और एक आता है क्लोजिंग स्टॉक। सो अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो ओपनिंग स्टॉक जो कन्वर्ट होगा वो ओपनिंग रेट के ऊपर होगा, क्योंकि ये ओपनिंग मतलब शुरुआत, साल के शुरुआत में ये स्टॉक था तो उस टाइम पे जो रेट थी तो उस पे कन्वर्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो क्लोजिंग रेट के ऊपर कन्वर्ट होगा, कि जब साल का अंत था तब जो रेट अवेलेबल थी, ठीक है, तब का ही ये स्टॉक है तो उस पे कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ इसके बाद आते हैं हम प्रोविजंस के ऊपर। सबसे पहला और हमारा जो सबसे ज्यादा प्रचलित प्रोविजन है हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, क्यों? अच्छा देखिए, बैड एंड डाउटफुल डेट्स किससे रिलेटेड होते हैं? डेटर्स से रिलेटेड होते हैं। डेटर्स क्या होती हैं? करंट एसेट होती है। करंट एसेट किस रेट के ऊपर कन्वर्ट होती हैं? क्लोजिंग रेट के ऊपर कन्वर्ट होती है। तो कायदे से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट किस रेट के ऊपर कन्वर्ट होना चाहिए? क्लोजिंग रेट के ऊपर। तो ये फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन वाला ही लॉजिक है आपका। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी डेटर्स की तरह ही क्लोजिंग रेट पे ही कन्वर्ट होगा। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम के ऊपर। नाउ एक्सपेंसेस और इनकम के मामले में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि खर्चे और जो आपकी कमाई है, जो इनकम है, वो साल के दौरान पूरे साल में होती रहती है, रेगुलर चीजें हैं। एक्सपेंसेस भी होते रहेंगे, इनकम भी होती रहेंगी। तो इन दोनों को जो है हम किसी ओपनिंग या क्लोजिंग रेट के ऊपर नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को जो रेट थी वो मान लीजिए $1.50 की थी, के बराबर था। 31 मार्च को मान लीजिए $1 60 के बराबर था। ठीक है, ये रेट्स हो गई उस टाइम की, सिर्फ एग्जांपल है ये। नाउ एक्सपेंसेस और इनकम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 अप्रैल को ही आपका खर्चा हुआ है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 31 मार्च को ही आपको इनकम हुई है। नहीं, साल के दौरान कई बार आपके खर्चे होते हैं, कई अलग अलग बहुत सारे, और इनकम्स भी आपकी कई बार होती हैं पूरे साल के दौरान। तो जो रेट इनके ऊपर लगाई जाती है, जिस रेट में इनको कन्वर्ट किया जाता है, वो होती है आपकी एवरेज रेट, जो हमें या तो दे रखी होती है या फिर हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रेमिटेंसेस के ऊपर। रेमिटेंसेस होते हैं पैसे का ट्रांसफर करना, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। ब्रांच जो पैसा हेड ऑफिस को भेजती है, ठीक है, ये भेजा जाता है हमेशा एक्चुअल रेट के ऊपर। कि पैसा आपने, मान लीजिए आज मैंने पैसा भेजा है, मैंने $50 भेजे हैं, आज के टाइम पे एक्चुअल रेट जो चल रही है उसके ऊपर ये रेमिटेंस नोट किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं। सेम यही रूल लागू होता है आपका जो हेड ऑफिस का अकाउंट होता है, इसका जो बैलेंस बनेगा ब्रांच की बुक्स में, हेड ऑफिस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, इस पे सेम रूल लागू होता है। इस पे भी आपकी हेड ऑफिस की बुक्स में जितनी एक्चुअल ब्रांच के बुक्स में वैल्यू होती है, वही वैल्यू आपकी हेड ऑफिस के बुक्स में होनी चाहिए ब्रांच अकाउंट के अंदर। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस का अकाउंट है, दोनों का बैलेंस इक्वल आता है। ठीक है, एक का डेबिट आएगा, दूसरे का क्रेडिट आएगा, पर आएगा इक्वल। तो आपको इसी रेट पे इसको डाला, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग ना एवरेज। ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है कि ओपनिंग रेट किसके ऊपर लगती है, क्लोजिंग रेट किसके ऊपर लगती है। ओके, नाउ मान लीजिए आपने ये रेट्स कन्वर्ट कर ली। ठीक है, आपको क्वेश्चन में आपकी पहले ट्रायल बैलेंस बनी हुई थी, अब आपने वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया, रुपए को डॉलर में, डॉलर को रुपए में, जैसे भी आपने बदला। तो क्या आपकी जो नई ट्रायल बैलेंस बनेगी, नई ट्रायल बैलेंस तो आपको बनानी पड़ेगी। क्या नई ट्रायल बैलेंस का बैलेंस सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। 50,000 रुपए
कुछ और डॉलर्स में बदल गए हैं। मान लीजिए अगर एक 50 फॉर एग्जांपल के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं है, एक्चुअल रेट अलग है, काफी ज्यादा है, बल्कि मान लीजिए $1 50 रुपए के बराबर था, अब वो 50 रुपए $1 में बदल गया या $1 50 रुपए में बदल गया, तो ऑब्वियसली आपकी ट्रायल बैलेंस भी बदल जाएगी। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा, कोई एक साइड दूसरी साइड से छोटी या एक साइड दूसरी साइड से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो ट्रायल बैलेंस में इन वैल्यूज को बदलने के बाद डिफरेंस आया है, तो जिस भी साइड अमाउंट कम रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने की वजह से करेंसी को जिस भी साइड की अमाउंट कम रह गई उस साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस तो वही है, मतलब आपने कोई पैसा उसमें से निकाला या जोड़ा नहीं है, लेकिन अब जो पैसा मान लीजिए कम रह गया, मान लीजिए क्रेडिट साइड पे ही कमी आ गई, इसको हम डाल देंगे एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट पे, कि ये रेट ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस की वजह से ये जो है यहाँ पे शॉर्टेज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो और डेबिट साइड में कमी आ गई तो सेम चीज हम डेबिट साइड पे डाल देंगे। सो इस तरीके से हम इस चीज को सोल्व करेंगे। अगर मान लीजिए ये जो डिफरेंस आता है ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ी अमाउंट का नहीं है, तो हम इसे डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर ये डिफरेंस ज्यादा बड़ी अमाउंट का है, लार्ज अमाउंट है, तो हम इसे डालेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ओके, दोबारा से बता देती हूँ, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो शुरुआत में एक करेंसी में ट्रायल बैलेंस बनी होगी। अब आपने करेंसी को कन्वर्ट किया है अपने हिसाब से, तो अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट किया है, तो अब जो ट्रायल बैलेंस बनेगी, ऑब्वियसली करेंसी अब बदल गई है, तो उस वजह से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। एक का बैलेंस, एक साइड का बैलेंस कुछ और होगा, दूसरी साइड का बैलेंस कुछ और होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, किसी भी साइड की अगर शॉर्टेज आती है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो उस शॉर्टेज को हम डाल देंगे एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि ये जो शॉर्टेज आई है ये पैसा निकालने या डालने या फिर कोई एंट्री के छूट जाने या गलत एंट्री कर देने या गलत डेबिट क्रेडिट करने से नहीं हुई है, ये इसलिए हुई है क्योंकि एक्सचेंज रेट का फर्क है, तो इसलिए हम इसे एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। अगर ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, तो उसे हम P&L अकाउंट में डाल देंगे, और अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो हम उसे बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। अभी हम आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, ताकि ये चीजें हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए हमारे पास 31 मार्च 2016 को एक ट्रायल बैलेंस दी गई है, और ये है आपकी दिल्ली ब्रांच की, जो हेड ऑफिस जिसका है लंदन में। ओके, सो कोई इंग्लैंड की कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस लंदन में है, सो ऑब्वियसली ये पाउंड्स के अंदर वहां पे बिजनेस करते हैं अपना। ठीक है, पाउंड्स को हम ऐसे लिखते हैं, और इसकी जो ब्रांच है वो इन्होंने इंडिया में खोली हुई है, दिल्ली में, और हमारी करेंसी है रुपीस, करेंसी का डिफरेंस है। तो हम इस ब्रांच में जो भी काम हुआ होगा, इस ब्रांच ने अपनी ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाई होगी तो रुपए में ही बनाई होगी, लेकिन इसको आपको जब हेड ऑफिस को कोई चीज भेजनी है ना, तो हेड ऑफिस की बुक्स में, क्योंकि आपको पता है ना वो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या होता है कि हम हेड ऑफिस को आपका सारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस वगैरह भेजती है ब्रांच, फिर हेड ऑफिस अपनी बुक्स के अंदर बनाता है उनको। तो हेड ऑफिस तो अपनी बुक्स के अंदर बनाएगा, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा या बैलेंस शीट बनाएगा ब्रांच की, वो किस में बनाएगा, या अपना जो P&L अकाउंट या वो बनाएगा वो किस में बनाएगा, अपनी करेंसी में बनाएगा। अगर आप उनको रुपीज में भेजोगे तो वो आप खुद की करेंसी में कैसे बनाएगा। ठीक है, हमने तो एज ए ब्रांच, मैंने अपने जो अकाउंट्स बना रखे, मेरी इंडिपेंडेंट ब्रांच है, मैंने अपने अकाउंट्स रुपीज में बना लिए, ट्रायल बैलेंस बना ली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। एज ए ब्रांच मुझे ये सारी चीजें किसको भेजनी है, हेड ऑफिस को, क्योंकि हेड ऑफिस को अपनी बुक्स में वो P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेटेड सारी ब्रांचेस का मिला के भी, किस ब्रांच का कितना काम हुआ है, हमारा इतना काम हुआ है, टोटल हमारी कंपनी ने कितना काम किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, टोटल कंपनी की कितनी एसेट्स हैं, ये जानने के लिए। अगर आप उनको रुपीस में भेजोगे तो ये हेड ऑफिस कैसे उनको कंसोलिडेट करेगा, उनका काम नहीं है उसको बदलना। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रांच के जितने भी अकाउंट्स हैं इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेड ऑफिस की करेंसी के अंदर। वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं, रुपीस को हम पाउंड में बदलेंगे। ठीक है, सो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, BR, BPN, सैलरी, वेजेस, रेंट वगैरह वगैरह सारी चीजें दी हुई है। आपको लंदन अकाउंट दिया हुआ है, हेड ऑफिस का अकाउंट से, ये ऑब्वियसली ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको ऊपर बताया था कि कौन सी रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगी,
यहां मैंने आपको साफ बताया था कन्वर्जन का क्या फंडा है। हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट का बैलेंस बराबर होना चाहिए, इनके ऊपर कोई ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट कुछ नहीं लगता, दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। आपने चाहे हेड ऑफिस के अकाउंट में अपने रुपए में कुछ भी अमाउंट लिख रखी हो, हेड ऑफिस ने अपनी किताबों में जो ब्रांच के अकाउंट में अमाउंट लिख रखी है ना, वो उसके बराबर आएगी। तो उन्होंने जो भी अमाउंट लिख रखी है पाउंड्स में, आप उस अमाउंट को चुपचाप उठा के लिख दोगे, सीधी सी बात है इतनी। तो यहाँ पे जो लंदन अकाउंट का आपने बैलेंस लिखा हुआ है 33,200, उसको आपको कन्वर्ट नहीं करना, आपको ये देखना है कि हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट जो खोला हुआ है, आपका जो अकाउंट खोला हुआ है, उसका क्या बैलेंस आया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए डेबिट बैलेंस आया हुआ है 447 पाउंड का। तो हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ब्रांच का अकाउंट डेबिट बैलेंस, वही फंडा है। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनता है, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनता है, दोनों की अमाउंट इक्वल होती है, लेकिन एक की डेबिट में होती है तो एक की क्रेडिट में होती है। यहाँ हेड ऑफिस की क्रेडिट में है, ब्रांच अकाउंट की डेबिट में बैलेंस है, लेकिन ब्रांच अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 447 पाउंड। कुछ नहीं करना आपको, कोई कन्वर्ट नहीं करना आपको, इस पे कोई रेट लगा के कन्वर्ट नहीं करना 33,200 को, सीधा सीधा 447 पाउंड हम उठा के डाल देंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस पे रेट पे कन्वर्ट होगा। ओके, नाउ इसके अलावा आपको फर्नीचर दिया हुआ है, हेड ऑफिस की बुक्स में 58 पाउंड का लिखा ही हुआ है, ये भी गिवन है, तो ये भी आप उठा के सीधा सीधा आपने डाल दोगे, इसको भी कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है ऑलरेडी आपके पास। रेट ऑफ एक्सचेंज देखिए क्या दी हुई है, ये जो बुक्स हमारी बन रही है, ये बन रही है 31 मार्च 2016 को। ठीक है, 31 मार्च 2015 को, यानी पिछले साल के एंड में जो रेट थी वो थी 84 रुपीज पर पाउंड, एक पाउंड 84 रुपए के बराबर था। तो पिछले साल का जो एंड था, ऑब्वियसली इस साल की बिगिनिंग में भी वही रेट रही होगी। ठीक है, तो ये ओपनिंग रेट है हमारी। क्लोजिंग रेट जो है इस साल की एंड में वो है 78 रुपए एक पाउंड के बराबर है, और एवरेज इसमें ऑलरेडी इन्होंने निकाल के दी हुई है, अदरवाइज हम निकाल भी लेते हैं। एवरेज है आपकी 72। ठीक है, तो जो चीज जिस चीज में कन्वर्ट होनी है उस चीज में हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी नई ट्रायल बैलेंस नई वैल्यूज के साथ। तो अभी हम बनाएंगे कन्वर्टिव ट्रायल बैलेंस। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में हमें 4 कॉलम चाहिए। एक तो हमें चाहिए जो भी आपका अकाउंट का नाम जो आप कन्वर्ट कर रहे हो, दूसरा कॉलम हमारा रहेगा जो आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, तीसरा कॉलम हमारा रहेगा डेबिट बैलेंस के लिए, और चौथा कॉलम हमारा रहेगा क्रेडिट बैलेंस के लिए। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जैसे ऊपर आइटम लिखी हुई ना, सेम एग्जैक्ट इसी उसके अंदर लिखेंगे हम सीरियल वाइज। सबसे पहले हमने लिखा है स्टॉक, तो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015, हमें मालूम है ये ओपनिंग रेट के ऊपर कन्वर्ट होता है। ओपनिंग रेट है हमारी 84 रुपीज पर पाउंड, और हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था वो 12,600 रुपए का था। आपको 12,600 रुपए को ओपनिंग यानी शुरुआत में, साल की शुरुआत में जो रेट थी 1 पाउंड 84 रुपए के बराबर था, तो आपको इसको रुपीस को पाउंड में कन्वर्ट करना है। सीधा सा हम क्या करेंगे, इसको 84 रुपए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12,600 को अगर मैंने 84 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया मेरे पास 150 पाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 84 रुपए की हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये रुपीज में है। यहाँ अब हमारा जो भी बैलेंस आएगा पाउंड में आएगा दोनों ही साइड पे। ठीक है, ये आ गया आपका 150 डेबिट में है, ऊपर भी यहाँ पे डेबिट में आएगा। ट्रायल बैलेंस बनेगी बिल्कुल वैसे ही, बस अमाउंट्स को हमें कन्वर्ट कर देना है ना। बारी आती है परचेजेस एंड सेल्स की। अब परचेजेस एंड सेल्स किस रेट के ऊपर कन्वर्ट होंगे, देखिए परचेजेस ऐसा नहीं है साल की शुरुआत में आपने परचेज करी और छोड़ दिया, फिर पूरे साल कुछ भी नहीं खरीदा, ऐसा कभी नहीं होता। ना ही ऐसा होता है कि साल के आखिर में आपने खरीदा बाकी पूरे साल कुछ नहीं खरीदा, ऐसा भी नहीं होता। सेल्स के मामले में भी ऐसा कुछ नहीं होता। साल के दौरान जरूरत के हिसाब से बिजनेस परचेज भी करता रहता है और बिजनेस सेल्स भी करता रहता है। ठीक है, तो परचेज और सेल्स के ऊपर जो रेट यहाँ पे लगती है वो लगती है एवरेज रेट।
और एवरेज रेट है हमारी 72 रुपीज पर पाउंड। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, 75,000 को 72 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1042 पाउंड, और 1,12,500 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,563 पाउंड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का देखिए मैंने आपको बताया था क्या चक्कर होता है। करंट एसेट, एक करंट एसेट है और एक करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के ऊपर हमने जैसे अप्लाई किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, सो क्लोजिंग रेट हमने लगाई थी करंट एसेट पे, ये रही करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के ऊपर क्लोजिंग रेट लगती है हमेशा। ठीक है, तो क्लोजिंग रेट है हमारी 78 रुपीज पर पाउंड। तो 39,000 को 78 से डिवाइड करोगे आप 133, और 26,000 को 75 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका, नहीं इतना नहीं आएगा, एक मिनट रुको, 39,000 ओके, 39,000 डिवाइडेड बाई 78, 500 आ जाएगा। और दूसरा है 26,000 डिवाइडेड बाई 78, ये आ जाएगा 333, तो हम डाल देंगे 333। ठीक है, राउंड ऑफ करके डाल दो। उसके बाद है बी आर एंड बीपी। तो बी आर एंड बीपी भी क्या होती है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ही होती हैं। क्लोजिंग रेट डालेगी, ठीक है, इनके लिए भी हम सेम कर देंगे। तो ये तो आ जाएगा 133 और ये आ जाएगा 117। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है सैलरीज एंड वेजेस। सो सैलरीज एंड वेजेस क्या होती है, एक्सपेंसेस होती हैं, और एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स जो भी हैं उसके ऊपर लगती है एवरेज रेट, क्योंकि वो पूरे साल के दौरान होती रहती है। 72 रुपीज की रेट लगेगी। सो 4800 को हम 72 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 67 पाउंड। इसके बाद हमारे पास रेंट रेट एंड टैक्सेस है, ये भी हमारे एक्सपेंसेस ही हैं, इनके ऊपर भी एवरेज रेट ही लगेगी। सो इनको भी हम अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 5100 को आप 72 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 71 पाउंड। देन इसके बाद है आपके पास कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक के ऊपर हम जो रेट लगाएंगे वो लगाएंगे 78 रुपीज। क्यों, ये देखिए ये ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2016 की है। कैश एंड बैंक, ये रेमिटेंस नहीं है, ये बैंक के अंदर पैसा है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो क्लोजिंग पे थी वो हम डालेंगे, अभी तक ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया है इन्होंने। सो 28,990 है, 78 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 372। इसके बाद हमारे पास है फर्नीचर। तो फर्नीचर तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, फर्नीचर डालेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम गिवन। फर्नीचर हमारे पास गिवन है 58 पाउंड। एंड देन लास्ट है हमारे पास हेड ऑफिस का अकाउंट, ये भी ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 447 क्रेडिट बैलेंस इसका है। ठीक है, अभी जब आप इस ट्रायल बैलेंस को टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो तो आ रहा है आपका 2460 पाउंड्स, पर इसकी जो डेबिट साइड है वो अब कम हो गई है, यानी इसका टोटल 2460 पाउंड नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने करेंसी को कन्वर्ट कर दिया। इस टाइम पे ये टोटल सही है, ठीक है, अमाउंट की कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ करेंसी के एक्सचेंज रेट अलग होने की वजह से, अलग अलग करेंसी की वजह से यहाँ पे डेबिट साइड अब छोटी आ गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देंगे। ये जो बैलेंस आपका आएगा एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट में, ये आएगा आपका 67 पाउंड का। अब यहाँ पे दोनों का टोटल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। ना इसको आपको करना क्या है, अभी हम क्या करेंगे, अगर ये कुछ ज्यादा ही छोटा अगर आपका ये बैलेंस होता 2-4 पाउंड का या कुछ इस तरीके से, तो पीएनएल में हम आराम से ट्रांसफर कर देते, छोटे मोटे अमाउंट है, लेकिन थोड़ा बड़ा अमाउंट है 67 पाउंड। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के अंदर डालना पड़ेगा। अब हेड ऑफिस की बुक्स के में आपको उनके लिए भेजना है तो हमें ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, अपना पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और अपना जो हेड ऑफिस
बैलेंस शीट है वो दोबारा से पाउंड के हिसाब से हम बनाएंगे इस बार। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है ये, सॉरी। और बैलेंस शीट तो ये तो नॉर्मल ही बनेगी जैसे हमेशा बनती है, नॉर्मल बैलेंस शीट है ये आपकी, नॉर्मल P&L अकाउंट है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। अभी ध्यान देना है, इसको हमें कन्वर्टेड वैल्यू के ऊपर पाउंड में दिखाना है, तो 150 है। यहां आप ऊपर लिख देंगे कि ये पाउंड में है वैल्यू। ओके, नाउ इसके बाद आती हैं परचेजेस। परचेजेस हमने कन्वर्ट करी थी 1042 पाउंड्स। देन सेल्स हमारी 1563 पाउंड्स। एंड देन आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है दोस्त, क्योंकि ये दो जगह पे आएगा, एक तो P&L में आएगा, एक आपका बैलेंस शीट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तो एक ही जगह आता। तो बाहर कितना दिया हुआ है 32,500। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है तो इसके ऊपर जो रेट लगेगी वो क्लोजिंग रेट लगेगी। तो क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 417 पाउंड। इस साइड का टोटल आ गया 1980। ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा 788। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड के ऊपर लेके आएंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड जो भी है 788। डेबिट साइड के आपके ऊपर जाएंगे सारे रेवेन्यू के खर्चे। तो हमारे पास रेवेन्यू खर्चा था सैलरीज एंड वेजेस। इसके अलावा हमारे पास थे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। दोनों की जो कन्वर्टेड वैल्यूज है वो डाल देंगे हम 67 एंड 71। इसके अलावा कोई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ना ही कोई इनकम है। तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट 650। ठीक है, ये प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट बनानी है हमें, तो यहाँ हमारे पास शेयर कैपिटल और लाइबिलिटीज आती है। शेयर कैपिटल वगैरह कुछ है नहीं, रिजर्व्स वगैरह, तो हम यहाँ पे लाइबिलिटीज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास बिल्स पेबल है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हम डालेंगे यहाँ पे लंदन अकाउंट का बैलेंस, जो हमारा हेड ऑफिस है उसका बैलेंस। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएंगे हमारी सारी की सारी एसेट्स, फर्नीचर, डेटर्स, BR, स्टॉक था हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक था। साथ ही साथ हम यहाँ डालेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस जो यहाँ था, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाई थी आपने, इसका शॉर्टेज आया था एक्सचेंज सस्पेंस में, इसको हम बैलेंस शीट में इस साइड पे एसेट साइड के ऊपर शो करेंगे। यहाँ हम डाल देंगे एक्सचेंज सस्पेंस 67 पाउंड्स। ठीक है, यहाँ क्या क्या आएगा लंदन अकाउंट में? तो लंदन अकाउंट में एक तो आपका आएगा जो प्रॉफिट हमने अभी अभी P&L अकाउंट में डाला है, क्योंकि ये प्रॉफिट जाएगा आपका लंदन का जो हेड ऑफिस है आपको उसको ही जाने वाला है ये। ठीक है, एक तो ये जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज जो हमारे पास हमारा लंदन अकाउंट का बैलेंस हमने यहाँ पे दिखाया था ट्रायल बैलेंस में, ये रहा हेड ऑफिस अकाउंट 447 का बैलेंस था। ये भी हम यहाँ पे दिखाएंगे कि पहले से जो बैलेंस था हमारे पास हेड ऑफिस का वो 447 था, और अब 650 पाउंड का और प्रॉफिट है जो उनके पास जाएगा। तो टोटल हमारा ये हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल आएगा इक्वल। सो इस तरीके से हम करते हैं जब हमें फॉरेन ब्रांच के साथ डील करना होता है। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, बस हमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनानी होती है, कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके वैल्यूज को। आपको बस ये ध्यान में रखना है कौन सी चीज किस रेट के अकॉर्डिंग बदलेगी। तो हेड ऑफिस का अकाउंट और ब्रांच का अकाउंट पे तो कोई रेट की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों का बैलेंस बराबर है, तो उस हिसाब से आप आराम से कर लोगे। उसके अलावा जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स हैं वो सारी आप डालोगे ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो डालोगे ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंग। अगर पहले से ही कोई रेट आपको दी हुई है परचेज के टाइम की, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एक्चुअल कॉस्ट की रेट वो आप दे रखी है तो वो डालोगे, वो नहीं है तो फिर ओपनिंग पे आएंगे हम।
डेप्रिसिएशन उसी रेट पे जाएगी जिस रेट पे आपने फिक्स एसेट को नोट करा है। करंट एसेट करंट लायबिलिटीज हमेशा क्लोजिंग रेट के ऊपर कन्वर्ट होंगी। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट उसी रेट के ऊपर होगा जिस रेट पे डेटर्स हुए हैं, जो कि होती ही है क्लोजिंग रेट, तो ये भी हमेशा क्लोजिंग रेट के ऊपर ही कन्वर्ट होगा। रेमिटेंस यानी कैश अगर आपने ट्रांसफर किया है तो उस पर एक्चुअल रेट लगती है, ठीक है। सो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 31। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 32। इलस्ट्रेशन नंबर 32 भी वैसे ही है जैसे हमने 31 किया है, ठीक है। बस इलस्ट्रेशन नंबर 32 में थोड़ा सा कुछ एंट्रीज ज्यादा आ गई हैं आपकी। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 32 देखते हैं हम। यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, एक इंडियन कंपनी है जिसकी ब्रांच वॉशिंगटन में है। ये आप गौर से पढ़िएगा कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, उसकी ब्रांच कहाँ है। इंडियन कंपनी की ब्रांच है वॉशिंगटन में, तो हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच जो है वो यूएसए में है, ठीक है। यानी डॉलर्स में आपको चीजें दे रखी है, आपको उसे रुपीस में कन्वर्ट करना है। डॉलर्स में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीजें, तो प्लांट मशीनरी स्टॉक वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है। यहाँ पे रेट्स भी मैंने लिखी हुई है। स्टॉक है तो ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंग बदलेगा, परचेजेस सेल्स एवरेज के अकॉर्डिंग। गुड्स फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेशन जो है हेड ऑफिस का, ये भी हम देख लेंगे किस रेट पे हमें डालनी है। वेजेस एवरेज पे इस तरीके से हम डालेंगे, ठीक है। ओके, नाउ हेड ऑफिस अकाउंट में आपको बैलेंस दिया हुआ है 1,14,000 का। इसको हमें बराबर करना है जो आपका ब्रांच अकाउंट है उसके अकाउंट बराबर, मतलब, ठीक है। ओके, एडजस्टमेंट्स आपको क्या क्या दे रखी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दिए हुए हैं डॉलर्स में। डेप्रिसिएशन 10% लगानी है, ठीक है। हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच को सेंड करे हैं, ऑलरेडी रुपीस में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। देखिए, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच फॉर 39,40,000 रुपीज, ठीक है। यहां क्या है, गुड्स फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस, तो ब्रांच की बुक्स में आपको लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस ने जो गुड्स दिए हैं, हेड ऑफिस से जो ब्रांच को गुड्स रिसीव हुए हैं वो $80,000 के हुए हैं। कन्वर्ट किस पे किया जाएगा, एक्चुअल जो वैल्यू होती है उस टाइम की। हेड ऑफिस ने कितने पे गुड्स भेजे थे, 39 लाख रुपए, यानी ये जो 80,000 है ये 39,40,000 की वैल्यू के गुड्स हैं, तो आप ये वाली शो करेंगे। हेड ऑफिस शोज एन अमाउंट ऑफ इतना ड्यू फ्रॉम ब्रांच, 43 लाख का उन्होंने ड्यू दिखाया हुआ है जो उनको ब्रांच से मिलना था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो हेड ऑफिस का जो ब्रांच का अकाउंट और जो हेड ऑफिस का अकाउंट है वो चीज है। तो ब्रांच के अकाउंट में 43 लाख थे और यहाँ हेड ऑफिस के अकाउंट में 1,14,000 US डॉलर्स है, तो इन दोनों का बैलेंस बराबर किया जाएगा, तो ये 43 लाख रुपए में दिखाया जाएगा। कोई रेट नहीं लगेगी कन्वर्ट करने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक आपको $52,000 दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लेंगे। कोई इंट्रांजिट आइटम नहीं थी, ठीक है। अभी यहाँ पे रेट्स को आप गौर से पढ़ेगा क्योंकि यहाँ 4 टाइप की रेट्स है। फर्स्ट आपको दे रखी है 1 मार्च 2011 को, जब आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया था तब जो रेट थी वो थी 38 रुपए पर डॉलर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर फिक्स्ड एसेट की बात आती है तो अगर तो क्वेश्चन में आपको उस दिन की डेट दी हुई है जिस दिन आपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा था, या आप कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, या एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो भी थी, तो आप उस रेट को यूज करोगे, अदरवाइज ओपनिंग रेट को। अब वो रेट हमें यहाँ पे दी हुई है, फिक्स्ड एसेट जिस दिन आपने परचेज करी थी, तो हम यहाँ पे 38 रुपए पर डॉलर ही यूज करेंगे रेट, और डेप्रिसिएशन के मामले में भी यही रेट यूज होगी। इसके अलावा जो हमारी ओपनिंग रेट है वो है 39 रुपीस पर डॉलर, जो हमारी क्लोजिंग रेट है वो है 41 रुपए पर डॉलर, और जो हमारी एवरेज रेट है वो है 40 रुपए पर डॉलर। बाकी सब चीजों पे ये लगेगी। ट्रायल बैलेंस आपको बनानी है, ठीक है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपको, और बैलेंस शीट बनानी है आपको, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस ब्रांच की, वॉशिंगटन ब्रांच। और क्योंकि यहाँ पे काफी सारी कैलकुलेशन हमें करनी है, काफी लंबी चौड़ी आइटम्स है आपकी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार वो भी हम लिखेंगे। तो ये एक्सचेंज रेट का है आपका,
और ये डेबिट और क्रेडिट, ये रुपीज में और ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली आइटम जो हमें दे रखी है वो है प्लांट एंड मशीनरी, 1,20,000। $1,20,000 यहाँ डॉलर्स में जाएंगी। ठीक है, डॉलर में लिख रही हूं मैं क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी इस हिसाब से। अब आपको एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 10% की डेप्रिसिएशन लगाओ, तो लगानी पड़ेगी हमें। ये नई डेप्रिसिएशन है तो ये लगेगी, एडजस्टमेंट में दी हुई है। 10% की डेप्रिसिएशन मैं इसमें से लगा देती हूँ, बच गए मेरे पास $1,08,000। ठीक है, अब इनको मुझे कन्वर्ट करना है, तो किस रेट पे कन्वर्ट होगा? जिस फिक्स्ड एसेट्स आपने जब खरीदी थी उस टाइम पे जो आपकी रेट थी 38 रुपए पर डॉलर के हिसाब से। अब इसको हमें बदलना है रुपीज में। अब रुपीज में कैसे बदला जाएगा? देखिए, यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कौन सी करेंसी महंगी है और कौन सी करेंसी सस्ती है। ठीक है, पिछली बार हमने क्या किया था, जब हमने कन्वर्ट किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, उसमें क्या था, 1 पाउंड मान लीजिए बराबर था 50 रुपए के। ठीक है, आपको रुपए से पाउंड में कन्वर्ट करना था। अभी $1 बराबर है 38 रुपए के, आपको डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करना है। दोनों में डिफरेंस है। वो वाला फॉर्मूला आपको याद होगा जो मैं कई बार बताती भी हूं आपको, कि जो भी वैल्यू है उसको लिखो, वो जिसकी वैल्यू है नीचे और जिसमें बदलनी है वो उससे गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या था, मान लीजिए 12,000 रुपए का मान लो क्लोजिंग स्टॉक था और क्लोजिंग की रेट जो थी वो 50 रुपए थी। ठीक है, एक्सचेंज रेट 12,000 रुपए, ये भी रुपए में था, ये 50 रुपए की वैल्यू है। 50 रुपए के अकॉर्डिंग हमने इसको किस में बदल लिया, 1 पाउंड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये पाउंड में आ गया हमारे पास। ठीक है, सेम तरीका हम यहाँ लगाएंगे। 1,08,000 ये डॉलर्स है, किसके बराबर है, $1 की वैल्यू है। ये कितने की बनानी है हमें, रुपीज में कन्वर्ट करनी है, 38 रुपीज। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 38 रुपीज से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कब किससे मल्टीप्लाई करना है और कब किससे डिवाइड करना है। मैं फिर से बता देती हूँ, जो वैल्यू है वो जिस चीज की वैल्यू है वो लिखे उससे भाग करेंगे और जिस चीज की निकालनी है उससे गुणा करेंगे। यही तरीका हमने पूरी अकाउंटिंग में अब तक कई बार यूज कर लिया है। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो क्योंकि आगे भी यही बहुत बार यूज होना है ये। ठीक है, यहाँ क्या था, रुपए को हमें पाउंड में बदलना था। 1 पाउंड 50 रुपए के बराबर था और 12,000 रुपए मान लीजिए अपना क्लोजिंग स्टॉक था, तो 12,000 रुपए 50 रुपए के अकॉर्डिंग था। हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना था, 1 पाउंड के अकॉर्डिंग। तो हमने 50 से भाग कर दिया और 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ डॉलर को हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। $1,08,000 किसके बराबर है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, $1, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल हमारे पास $1 38 रुपए के बराबर है। ठीक है, किसके निकाल लेंगे, 38 रुपए के हिसाब से निकाल लेंगे, तो 38 रुपए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 41,04,000 रुपए की। इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, तो करेंसी को कन्वर्ट करते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि किस चीज को मल्टीप्लाई करना है और किस चीज से डिवाइड करना है। दूसरी चीज आती है हमारे पास, क्वेश्चन में दी हुई है फर्नीचर एंड फिक्सचर की। सो यहाँ पे डालेंगे फर्नीचर, ये भी फिक्स एसेट्स है। ठीक है, कितने रुपए की दी हुई है हमारे पास, $8,000 की दी हुई है, तो $8,000 हमने यहाँ डाले। इसके ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, बोला हुआ है हमें, तो 10% की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो जाएगी। $7,200 आ गई हमारे पास। इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो वही बात है, $7,200 $1 के अकॉर्डिंग है, हम निकाल लेंगे 38 रुपीज के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनेगी इसकी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,73,600 रुपीज। इसके बाद हम चलते हैं, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। सो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे $56,000। अब ओपनिंग स्टॉक कन्वर्ट किस रेट पे होगा, ओपनिंग रेट पे होगा। ऑब्वियसली ओपनिंग रेट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 39 रुपए की। सो 39 यहाँ आ जाएगा। वही चीज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे $1 से, मल्टीप्लाई करेंगे 39 रुपए से। तो जिसको कन्वर्ट करना है वो नीचे जाएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो गुणा हो जाएगा। एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, अगर डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना है, डॉलर गुणा में रुपया,
जो अलग फैक्टर है उसको उससे गुणा कर दो। अगर रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो रुपए गुणा में डॉलर, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी हमें डॉलर को कन्वर्ट करना था तो ऊपर भी डॉलर नीचे भी डॉलर गुणा में रुपए, तो डॉलर 56,000 डॉलर थे, बाकी हमें $1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 39 रुपए, ठीक है। ओके, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, किस चीज की वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, किस चीज की वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हर चीज में ये यूज होता है। 39 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 21,84,000। अब मान लीजिए यहाँ पे $1 की बजाय आपको ये कह रखा होता $2 की वैल्यू है 39 रुपए, तो हम कैसे निकालते, 56,000 $2 के हिसाब से हम निकाल लेते 39 के हिसाब से, ठीक है, तब ऐसे कर देते। ओके, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें बोल रखा है ओके परचेज एंड सेल्स। तो परचेज एंड सेल्स कैसे होती है, एवरेज पे निकलती है, ठीक है। तो यहां डालेंगे परचेज, इससे नीचे डालेंगे सेल्स। परचेज हमें दे रखी है $2,40,000, एवरेज रेट पे डालेंगे, एवरेज रेट है हमारे पास 40, सेल्स को भी डालेंगे एवरेज रेट पे। परचेज आएगी डेबिट साइड पे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 96 लाख। सेल जो आपको दे रखी है वो दे रखी है $4,16,000, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रेट से, ये क्रेडिट साइड के ऊपर दिखाई जाएगी, तो ये इतनी आ जाएगी, ठीक है। ओके, अभी बारी आती है गुड्स फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेशन, मतलब हेड ऑफिस से जो गुड्स रिसीव हुए हैं, इसके ऊपर वही रूल लागू होगा जैसे मैंने बताया था। हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव हुए हैं, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर ये डाले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हेड ऑफिस से जो भी गुड्स रिसीव हुए हैं, पैसा भेजा जा रहा है ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को, तो एक्चुअल वैल्यू पे आएगा। यूं पैसा दिखाया हुआ है वो एक्चुअल वैल्यू पे नहीं जाएगा। अगर ब्रांच ने पैसा भेजा है हेड ऑफिस को, वो एक्चुअल वैल्यू पे आएगा। अगर गुड्स भेजे हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को, वो एक्चुअल वैल्यू पे आएंगे। और हेड ऑफिस का अकाउंट का बैलेंस और ब्रांच अकाउंट का बैलेंस इक्वल आएगा, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही कन्वर्टेड आपको दे रखा होगा, वही उठा के डाल दो। यहाँ गुड्स भेजे हैं तो गुड्स फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेशन है आपके $80,000 के। नीचे आपको लिखा हुआ है कि जो गुड्स भेजे थे हेड ऑफिस ने, उनकी वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू 39,40,000 दे ही रखी है, एक्चुअल डालेंगे, ठीक है। सो गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, यहाँ रेट में आपको लिखना पड़ेगा कि एक्चुअल दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ हम डालेंगे एक्चुअल और यहाँ डाल देंगे हम 39,40,000। फर्स्ट की ये चीज है जो अलग है, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, डाल के नहीं दिखाऊंगी मैं आपको। रेंट रेट ये एवरेज रेट के ऊपर कन्वर्ट होगा, इंश्योरेंस एवरेज रेट पे कन्वर्ट होगा, हर महीने आप इंश्योरेंस का प्रीमियम डालते हो। ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज रेट पे जाएंगे। डेटर्स करंट एसेट है तो क्लोजिंग पे जाएगी, क्रेडिटर्स करंट एसेट है क्लोजिंग पे जाएगी। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड दोनों क्लोजिंग पे जाएगा, क्योंकि ये रेमिटेंस नहीं है, यानी भेजा नहीं है, ये उनकी अपनी खुद की ट्रायल बैलेंस है, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो ये क्लोजिंग पे जाएगा। बात आती है हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस, किस बैलेंस पे जाएगा। हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस है $1,14,000 और ब्रांच अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 43 लाख रुपए, तो 43 लाख रुपए इसके बराबर है, 43 लाख रुपए पे आप इसको शो करोगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल सेम है, आई डोंट थिंक कि मुझे आपको सारे अकाउंट बना के दिखाने की जरूरत है। ये 2-4 चीजें कुछ अलग थी आपकी, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। दूसरी चीज यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, वेजेस में ऐड कर देते हैं। P&L अकाउंट बनाओगे, वेजेस में ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस को। दूसरा क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस को बैलेंस शीट में भी दिखाओगे, पर इसको कन्वर्ट करके दिखाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस किस रेट पे कन्वर्ट होगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, किस रेट पे कन्वर्ट होगा, एवरेज रेट पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे दे रखी है फर्नीचर पे और इसके ऊपर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाया है, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए थी ना एसेट की कितनी है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन भी दिखाई जाती है। ऐसा नहीं है हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन भी दिखाई जाती है, तो आप डेप्रिसिएशन भी डालोगे यहाँ पे किसके ऊपर थी, प्लांट के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। प्लांट के ऊपर कितने डेप्रिसिएशन थी, $12,000 की, फर्नीचर पे थी $800 की, तो ये आप यहाँ डालोगे कि $12,000 की डेप्रिसिएशन और $800 की डेप्रिसिएशन किस पे कन्वर्ट होगी, जिस पे आपने एसेट को कन्वर्ट किया था 38 रुपए वाली एक्सचेंज रेट पे, तो 38
और 38। अब एसेट को आपने डेबिट साइड पे दिखाया था ट्रायल बैलेंस में, और डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, तो डेप्रिसिएशन को आप किस साइड पे दिखाओगे, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको शो कर दोगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, तो डेप्रिसिएशन देखिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दोनों का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, ध्यान रखिएगा, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रूल्स अपने ध्यान रखिएगा। 38 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 4,56,000 और ये आ जाएगा आपका 30,400, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे हम। ओके, नाउ जो भी डिफरेंस होगा आप डाल दोगे, बाकी तो सेम वैसा ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। आप बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, बस ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज किस अमाउंट पे जाएगी। मैं फिर से बता रही हूं आपको, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, फिक्स एसेट्स अगर एक्चुअल रेट दी हुई है परचेज के टाइम या कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, एक्चुअल रेट अगर दे रखी है तो वही रेट लगेगी। डेप्रिसिएशन पे भी वही रेट लगेगी जो फिक्स एसेट पे लगेगी। अगर एक्चुअल रेट नहीं है तो हम ओपनिंग रेट लगाएंगे इस पे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कोई भी है उसके ऊपर या तो एक्चुअल रेट दे रखी होगी उसकी, जिस टाइम पे लाइबिलिटी अराइज हुई थी उस टाइम पे क्या डेट थी, या ओपनिंग डेट, ओपनिंग रेट। करंट एसेट हो या करंट लाइबिलिटी हो, दोनों पे क्लोजिंग रेट लगेगी, ठीक है। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं या ब्रांच ने कैश भेजा है, भेजा पे ध्यान रखिएगा, कैश सेंट, कैश रेमिटेड, उनकी ट्रायल बैलेंस में जो कैश एट बैंक या कैश इन हैंड है वो नहीं, उस पे क्लोजिंग लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भेजा है तो इन पे लगेगी एक्चुअल रेट। इसके अलावा हेड ऑफिस के अकाउंट का बैलेंस और ब्रांच के अकाउंट का बैलेंस बराबर आएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों का दिया होगा, जिस भी करेंसी में जो भी कन्वर्ट करे उस करेंसी वाला उठा के डाल दो। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सबके ऊपर क्लोजिंग लगेगी क्योंकि वो आपकी करंट एसेट होती है, ठीक है। कैश इन बैंक, कैश एट हैंड करंट एसेट है, तो ये वाला रूल लगेगा उसके ऊपर। सो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। अब बारी आती है 33 के क्वेश्चन की, तो आई थिंक ये वाला इलस्ट्रेशन आप खुद ट्राई करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। सो अपना ब्रांच अकाउंट का चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म। चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो गया है तो अब इसका एक यूनिट टेस्ट लिया जाएगा, और यूनिट टेस्ट के बारे में यूनिट टेस्ट हम लेंगे इसका, आज 1 तारीख है, ओके, वेंसडे को इसका यूनिट टेस्ट लिया जाएगा। चलिए 4 तारीख को, 2 दिन का आपको टाइम देते हैं, 4 तारीख को इसका टेस्ट लिया जाएगा ब्रांच अकाउंट का, और ये टेस्ट आपको कॉलेज में आकर देना है, ऑनलाइन नहीं होगा, ये कॉलेज में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। प्रिपेयर करके आइएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल भी निकालना है, ठीक है। थ्योरी का मैं नहीं बोल रही, इसका आपको प्रैक्टिकल निकालना है, प्रैक्टिकल का आपका टेस्ट होने वाला है। कोई डाउट हो तब तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। 4 तारीख को 4 अगस्त 2021 को आपका ब्रांच अकाउंट का यूनिट टेस्ट लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स लगेंगे, मैं इंटरनल में मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, सो इसको मिस मत करना।